किचन घर का वो हिस्सा जहाँ पर हमारा मोस्टली टाइम गुजरता है, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। हम सभी की यही कोशिश रहती है कि सबकी तरह हमारा जो किचन है वो भी साफ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज रहे और बिल्कुल फंक्शनल रहे है। घर रेंट का होता है या फिर खुद का होता है, एक किचन को सजाने का सपना हर गृहिणी का होता है और वो अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। किचन की बात करें तो यहाँ 3 टाइम का खाना तो बनता ही है। साथ के साथ इस किचन को सजाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजर भी खरीद करके लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजर तो हमारे किचन में फिट आ जाते हैं और कुछ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मेरा यह मानना है कि कभी भी हम दूसरों को देख करके कोई भी ऑर्गेनाइजर परचेज ना करें। दूसरे के किचन में वो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि हमारे किचन में वो फिट नहीं आएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। आपका घर है, आपका किचन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक रूटीन सेट कीजिए। जो भी चीज आप अपने घर में परचेज करते हैं वो अपने घर की जरूरत के हिसाब से ही परचेज करें। किचन कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, तो उसमें काम करने वाले को कभी भी परेशानी नहीं होगी। या फिर कोई अननोन पर्सन भी आ जाए तो आपके किचन को देख करके उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा कि इस छोटे से किचन को भी आपने कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट करके या ऑर्गेनाइज करके रखा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारा किचन बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है तो उसको आधे घंटे में ही हम फटाफट कैसे समेट सकते हैं, किस तरीके से क्लीनिंग करें, किस तरीके से सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखें कि हमारा जो किचन है वो मिनटों में साफ हो जाए और ऑर्गेनाइज हो जाए। अभी वक्त है दोपहर का और दोपहर को आज मैंने बनाई है रोटी। वैसे तो दोपहर के लंच में चावल बनता है तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन बाई चांस कभी अगर हमें रोटी बनानी होती है तो पूरा काउंटर टॉप जैसे बहुत ही मैशी हो जाता है। बेलन, चकला, बर्तन, तवा, ये सारी चीज़ें जो काउंटर टॉप पे बिखरी हुई रहती है ना, फिर उसको समेटने में हमारा बहुत समय चला जाता है। तो मैंने भी रोटी बना ली है और अब मैं अपने किचन को पूरी तरीके से क्लीन करूंगी, काउंटर टॉप को क्लीन करूंगी और साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करूंगी। कल ही मैंने इडली के बैटर को बनाकर रख दिया था और ये पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुका है और मुझे रात को इडली भी बनानी है। तो बहुत सारे काम है मेरे पास। अभी दोपहर से लेकर के मैं रात तक का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को कहीं से भी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें और कुछ भी कमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इंतजार भी रहता है कि आप प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे करें। रोटी बना ली है मैंने। अब एक साइड में एक बर्तनों को सूखने के लिए मैं थोड़ी सी जगह काउंटर टॉप पे बना रखी है, तो जो भी बर्तन सूख गए हैं उन सबको मैं फटाफट से उसकी जगह पर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे बर्तन दोबारा से वॉश करने हैं। तो उसी टोकरी में अगर सूखे बर्तनों के साथ में गीले बर्तन रखूंगी तो फिर पुराने सारे बर्तन जो है वो सारे गीले हो जाएंगे। तो जो भी लंच बॉक्स है या जो भी प्लेट्स वगैरह कटोरी है उन सबको मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ। बर्तन रखने का एक तरीका ये होता है कि एक बर्तन के अंदर अगर ढेर सारे बर्तन आ जाते हैं, जैसे मैंने लंच बॉक्स रखा उसी के अंदर छोटा लंच बॉक्स रखा और उसके अंदर एक और छोटा लंच बॉक्स रखा, तो इस तरीके से अगर हम बर्तनों को रखते हैं तो स्पेस भी कम कवर होता है और बर्तन देखने में भी सुंदर लगते हैं। क्लीनिंग का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जो भी चीजें आसपास बिखरी हुई है सबसे पहले तो आप उसको समेटें, उसके बाद अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करें। और जब भी क्लीनिंग करनी होती है हमेशा टॉप टू बॉटम करें। कुछ भी कचरा अगर टॉप पे रहता है तो वो बॉटम पे गिरेगा, फिर आपको बॉटम क्लीन करना इजी हो जाएगा। अब सारे जो बर्तन हैं उन सबको मैंने अपनी जगह पे लगा दिया है और चूंकि साइड में मैं कपड़ा रखती हूँ बर्तनों को सूखने के लिए, उसको भी मैंने झाड़ कर अब उसी की जगह पे रख दिया है। अब जो टोकरी में बर्तन है उन सबको मैं उसी कपड़े पे रख दूंगी
और जो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं उनको मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद ही वॉश करूंगी। जब पूरे किचन की क्लीनिंग हो जाती है तो लास्ट में ही आप बर्तनों को वॉश करें। इक्का दुक्का जो भी बर्तन छूटे हुए रहेंगे वो सारे आपके नजर में आ जाएंगे और फिर आप उसको फौरन से वॉश कर सकेंगे। खाना बन जाने के बाद उसे कभी भी गैस स्टोव पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भी यहाँ पर कैसरोल और जो कढ़ाई है सब्जी की, उन दोनों को उतार कर काउंटर टॉप पे एक साइड में रख दिया है। और जहाँ पर मैं इसे रखने वाली हूँ, रखने से पहले वहाँ पर एक गीला कपड़ा जरूर मार देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते वक्त ना आटे के कुछ इधर उधर बर्तन पड़ ही जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि जब भी कोई सामान हम रखें तो एक बार उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। जहाँ पर भी हम रोटी बनाते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई करनी चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह काउंटर टॉप पे ही रोटी बनाते हैं तब तो आपको सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप चकला वगैरह पे रोटी बनाते हैं तो चकला के नीचे आप एक पेपर बिछा लीजिए या फिर कोई कपड़ा बिछा लीजिए, जिससे आपको सफाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी। काउंटर टॉप को क्लीन करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर कुछ भी फूड पार्टिकल्स वहाँ पे अगर रहेंगे तो कॉकरोच आने का 100% चांस रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके किचन से कॉकरोच कोसों दूर रहे तो कभी भी किसी भी जगह पे फूड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। एक साइड के काउंटर टॉप को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। अब दूसरे साइड का जो काउंटर टॉप है उसको भी मैं क्लीन कर लूंगी। इसके बाद बारी आती है गैस को क्लीन करने की। तो तवा को मैंने डाल दिया है सिंक में धोने के लिए। अब गैस स्टोव को भी बहुत ही अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी। जितनी बार भी हम कुकिंग करते हैं अगर उतनी बार गैस स्टोव को अच्छे तरीके से साफ करके रखेंगे तो हमारा गैस हर समय चमचमाता हुआ हमें मिलेगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि दोपहर का लंच बनाया फिर गैस को क्लीन किया ना किया, काउंटर टॉप भी हल्का फुल्का क्लीन किया और सोचा कि चलो रात को तो खाना बनाना ही है, एक ही बार हम रात को क्लीन करके सोएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये कीड़े मकोड़े कॉकरोच का आने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। गैस स्टोव को क्लीन कर दिया, साथ के साथ यहाँ पर चिमनी है उसको भी मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया है। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स है ना क्लीनिंग की, ये हमारे लाइफ को बहुत ही इजी बना देती है। इससे हमें कभी भी डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास मेड है तो बेशक आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार डीप क्लीनिंग में जब पूरा दिन लगाना से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग में हर दिन करूँ। सारी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है काउंटर टॉप की। अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की। तो यहाँ पर भी सारे बर्तन जो है निकले हुए उन सबको मैं वॉश कर ले रही हूँ। क्योंकि रोटी मुझे रात में भी बनानी है तो इसलिए मैंने तवा को वैसे ही नहीं रखा, उसे भी वॉश करके ही रखा। बर्तनों की जब सफाई हो जाती है उसके बाद सिंक को और सिंक एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जिस कपड़े से आप पूरे काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं उसे भी वॉश करके जरूर से सुखा दें, और जिस स्कॉच ब्राइट से आप क्लीनिंग करते हैं बर्तन धोने के बाद उसे भी अच्छी तरीके से साफ कर दें। अगर सिंक की जाली में कुछ कचरा है तो उसे निकालकर फौरन से डस्टबिन में डाल दें। सारी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ चटनी बनानी बाकी थी तो यहाँ पर मैंने चटनी भी बना ली। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अपने मिक्सी को किस तरीके से क्लीन करें। यहाँ भी एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ईयरबड्स होते हैं उनसे मिक्सी की कोने कोने की सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। जहाँ पर टूथब्रश नहीं पहुँच सके, जहाँ पर कोई कपड़ा कुछ भी नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पर ये जो ईयरबड्स है जा करके बहुत ही आसानी से क्लीनिंग कर देते हैं। कुछ ऐसे नैरो स्पेस होते हैं हमारे मिक्सी में जहाँ की सफाई न करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और कई बार हमें समझ में नहीं आता है तो हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं। तो उसे आप अच्छी तरीके से ईयरबड से क्लीन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके कपड़े सूख जाते हैं तो फौरन से उसे आप फोल्ड कर लें और एक कैटेगरी में डिवाइड कर दें। अगर टॉवेल है तो उसे बाथरूम में रख दें, अगर प्रेस करने वाले कपड़े हैं तो उसे प्रेस वाले जगह पर ही रखें। शाम तक का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी है रात का टाइम और रात को मैंने बनाई है इडली। इडली बनाने में जितना टाइम नहीं लगता, इसकी प्रिपरेशन में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक दिन पहले चावल दाल को भिगो, फिर उसे मिक्सी में पीसो, फिर उसे फर्मेंट के लिए रखो।
इन सारे प्रोसेस में ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा हमारे गंदे हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब इडली बन जाती है तब उसे निकालना कई बार बहुत टफ लगता है, क्योंकि वो कई बार आसानी से निकल जाती है तो कई बार बिल्कुल चिपक जाती है। तो आप जब भी इडली निकालें, चाकू को अच्छी तरीके से पानी में भिगो दें और उसके बाद इडली निकालें तो आसानी से ये निकल भी जाएगी और इडली स्टैंड में बिल्कुल भी आपको चिपचिपाहट या फिर थोड़ी चिपकी चिपकी हुई वो नहीं लगेगी। या तो फिर आप इडली स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल को रब कर सकते हैं और फिर उसके बाद इडली के घोल को डालें तो इडली निकालने में हमें बहुत ही आसानी होती है। जब इडली का बैटर पूरी तरीके से फर्मेंट हो जाता है तो इडली बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको जल्दीबाजी में इडली बनानी है तो उसमें आप इनो का एक पाउच डाल दें तो इडली बिल्कुल फुली फुली और सॉफ्ट बनेगी। जब भी हम इडली बनाते हैं तो ऊपर का जो स्टैंड होता है वो अक्सर उसमें रखी हुई इडली थोड़ी पानी पानी सी हो जाती है। तो इसके लिए आप उस पर एक कपड़ा रख दें और उसके बाद ऊपर के ढक्कन को जब रखेंगे तो इडली बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और सूखी सूखी सी होगी। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना दोस्तों, ये हमारी होम मेकिंग की जर्नी को बहुत ही हैप्पी बना देती है। और जब हमें इस तरह की बात पता होती है तब हमें कुकिंग करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है या फिर क्लीनिंग में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इडली तो यहाँ पर बन गई, लेकिन किचन का जो हाल है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितना फैल चुका है। हर तरफ बर्तन ही दिख रहे हैं और कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है। अब इस किचन को मैं फटाफट आधे घंटे में समेट लूँगी, सारे बर्तन भी वॉश कर दूँगी। और सिर्फ आधा घंटे का समय मुझे लगा और पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया। सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश कर दिया है। बेबी का जो बॉटल है उसको भी मैंने बॉयल करके रख दिया है। और ये देखिए बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।